स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आप इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में किस किस समय कौन सी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या थे, उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका कि कब कब कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसके बारे में। तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 6 अप्रैल 1948 को अनाउंस की गई थी। और किसके द्वारा, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो ये जो कह सकते हैं क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आता है कि भारत की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस की गई। तो आपको ईयर याद रखना है 1948 का, ठीक है। और केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जो कि 30 अप्रैल 1956 को। और इस पॉलिसी को जो आप कह सकते हैं पार्लियामेंट में, संसद में इसकी घोषणा की थी कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद में कुछ समय के बाद में एक पॉलिसी और आई थी जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि फैब 2 1973 में आई थी। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी दिसंबर 23 1977। और इस समय जो आप कह सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जो कि एक स्टेटमेंट के रूप में थी जुलाई 1980 में, ठीक है। और ये भी आपको सिर्फ ईयर याद रखना है कि 1980 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को घोषणा की गई। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुलाई 24 को जो अनाउंस की गई थी 1991 को, यानी 1991 को। इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इसकी डेट भी पूछी जाती है, 24 जुलाई 1991। ये आपको याद रखना है। इसी पॉलिसी में हमने ये देखा ना कब कौन सी पॉलिसी का अनाउंस किया गया, इसका 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, कितनी आई है, एग्जाम में जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब आपको डिफाइन करना होगा कि 1948 भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये आपको याद रखना है। उसके कुछ समय बाद 51 में भी आप जानते हैं कि फर्स्ट हमारी जो 5 ईयर प्लान है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। उस समय भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कह सकते हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जोड़े गए थे, इसीलिए 1951 भी आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे। लेकिन 1948 के बाद जो 1956 वाली आई थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से 1977 के बाद 1977 को आया था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी। और 1980 को जो कि स्टेटमेंट के रूप में कुछ करेक्शन किया गया। और उसके बाद में आप सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जब क्वेश्चन आता है तो हम 1991 की पॉलिसी को बताते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पूरा अच्छे से देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। इससे पहले अगर हम बात करें कि 1948 को, जो कि फ्रीडम के बाद में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी भारत की, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले था कंटिन्यू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाना। क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप कह सकते हैं भारत की इकोनॉमिक में आया था, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ये मेन इसका आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट था। सेकंड इसका क्या है, इंश्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि राजस्व का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, यानी जो भी रेवेन्यू है उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये मेन ऑब्जेक्ट 1948 को रखा गया। उसके बाद में था इम्प्रूवमेंट ऑफ रोल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा किस में इम्प्रूवमेंट था? स्मॉल यानी लघु और कुटीर उद्योग में। क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग आप जानते हैं भारत का 70% जो पॉपुलेशन है वो आज अब भी आप जानते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, या भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या कहाँ की है? गांव की है, विलेज से रिलेटेड है।
और वहाँ पे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री बहुत आसानी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री में, इसीलिए वहाँ पे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया। क्योंकि 1947 में जैसे ही हम आज़ाद हुए उस समय हम एक लार्ज स्केल के इंडस्ट्री को नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं आउटलाइन द अप्रोच टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास और विकास के लिए दृष्टिकोण की कह सकते हैं रूपरेखा बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर पाएँ, उसकी आउटलाइन बनाना, उसकी प्लानिंग करना, ताकि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग अ कंटिन्यू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें यहाँ पे मेन बताया गया कि उत्पादन में तो ग्रोथ करना ही है, उत्पादन में तो हमें कंटिन्यू उसको बढ़ाना ही है, यानी कि उसमें निरंतर वृद्धि हासिल करना ही है, और साथ ही साथ हमें समान वितरण को सुनिश्चित करने पर भी उस महत्व पर भी बल दिया गया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक समान हो, उसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं हो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उसकी इंडस्ट्री को कंट्रोल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो लोगों का जो आप कह सकते हैं जो इनकम है वो बढ़ने लगे, ताकि वो अपनी लिविंग आप कह सकते हैं जो जीवन स्तर है वो अच्छे से जी पाए। इसीलिए कह सकते हैं कि जीवन स्तर पे भी ध्यान दिया गया, रोज़गार को बढ़ाने यानी कि कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाया गया 1948 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था यानी कि जो प्रथम श्रेणी थी, फर्स्ट ग्रेड था, वो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 इंडस्ट्री होती हैं उसको रखा गया। उसके बाद में जो बी कैटेगरी की थी उसमें 6 बेसिक इंडस्ट्री को रखा गया था, और उसके बाद में जो सी कैटेगरी थी यानी कि क्या क्या नाम था, ए बी सी। ए क्या था जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उसको रखा गया, 3 इंडस्ट्री थी इसमें, और बी में 6 इंडस्ट्री आई थी जो कि बेसिक इंडस्ट्री कहलाती हैं, और सी यानी जो 20 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी उसको इसमें रखा गया। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1948 में इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा जो फोकस किया गया था मेन 1948 में वो ये था कुटीर और लघु उद्योग, यानी कि जो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट किया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो ये थी 1948 के मेन ऑब्जेक्टिव। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं 1956 के ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए 1956 की जब पॉलिसी आई थी, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने इस नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। यहाँ पे भी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास में तेज़ी लाना, यानी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये मेन फोकस था 1956 का। नेक्स्ट कह रहा है टू एक्सपांड द पब्लिक सेक्टर, डेवलप हैवी एंड मशीनरी मेकिंग इंडस्ट्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सार्वजनिक सेक्टर था यानी कि जो सरकार का था, सार्वजनिक क्षेत्र था, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट करना, हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करना, यानी भारी उद्योग को प्रोत्साहन करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एवरग्रीन ऑब्जेक्टिव होगा। आप जानते हैं कि आज भी हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यानी कि रोज़गार के अवसर को बढ़ाना आवश्यक माना गया है। ये सब अभी भी ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे देश का। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि एकाधिकार के निर्माण को रोकने के लिए कि ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, केंद्रीकृत सिस्टम हो जाए, तो इस मोनोपोलीज को रोकना है। टू बिल्ड अप अ लार्ज एंड ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े और बढ़ते हुए निजी क्षेत्र का निर्माण करना।
टू एक्सपांड द कॉटेज विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर लघु उद्योग को बढ़ाना। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू अचीव बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि एक संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना 1956 की कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट था। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इंडस्ट्री को कितने डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी उसका नाम क्या था, ए बी एंड सी। ए में रखा गया था 17 इंडस्ट्रीज़ को, बी में 12 इंडस्ट्री को, और जो रिमेनिंग इंडस्ट्री थे उसको सी कैटेगरी में रखा गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1956 में मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ करना, हैवी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा भारी यंत्र निर्माण उद्योग को विकसित करना, और जो इनकम की जो डिस्पैरिटी है उसको कम करना, जो आय में असमानताएं आ रही हैं उसको कम करना। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो मोनोपोली यानी एकाधिकार है, या आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड की जो या केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो 1948 की कह सकते हैं 1948 के जैसे ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, यानी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तब तक वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये आपको कुछ इसके ऑब्जेक्टिव 1956 के याद रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए 1977 की पॉलिसी, क्योंकि 1973 की पॉलिसी आई थी लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम डिस्कस सीधा कर रहे हैं 1977 की पॉलिसी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, विद इन द स्मॉल स्केल सेक्टर अ टीनी सेक्टर वाज आल्सो डिफाइंड विथ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 1 लाख लोकेटेड इन टाउन। देखिए यहाँ पे मेन जो ध्यान दिया गया था वो ये था कि जो टीनी उद्योग होते हैं, जो छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, और वहाँ पे उनकी कह सकते हैं कि इसमें मशीनरी जो थी वो 1 लाख रुपए तक पूंजी लगा सकते थे। और ये लोकल टाउन जो होते हैं, यानी शहरी जो कस्बा होता है वहाँ पे होगी। इनकी जो कह सकते हैं आबादी है जनसंख्या की, वो 50,000 से कम कार्यशील होगी। इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ऐसे उद्योग पे अति लघु क्षेत्र जिसे टीनी सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं उस पर फोकस किया गया, क्योंकि भारत के जो कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ करने में ऐसी इंडस्ट्री ही डेवलपमेंट कर सकती थी, ऐसी ही इंडस्ट्री कह सकते हैं रोज़गार को बढ़ा सकती थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर इंडस्ट्रियल को कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जिले के हिसाब से उद्योग केंद्र की स्थापना की गई, ताकि वो फाइनेंस फैसिलिटी दें, ताकि सेल कैसे करना है, बिक्री कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में नॉलेज दें, ठीक है। खादी की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 1977 का। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लाइसेंस है वो बड़े शहरों के लिए, यानी कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। यहाँ पे लाइसेंस तभी दिया जा रहा था इंडस्ट्री को कि अगर वो गांव में या विलेज में क्या जाके एस्टेब्लिश हो वो इंडस्ट्री, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया गया इस पॉलिसी में। साथ ही जो बड़े आप कह सकते हैं औद्योगिक घराने होते हैं, जो पहले से बहुत बड़े होते हैं, जिनका मोनोपोली बहुत ज़्यादा होता है, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, उन पे प्रतिबंध लगाया गया। यानी 1977 में हम कह सकते हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा अति लघु क्षेत्र यानी टीनी सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 के मेन फीचर्स की। देखिए सबसे पहला इसका फीचर्स क्या है, प्रमोटिंग कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी घरेलू बाज़ार में प्रतियोगिता को बढ़ाना। अगर घरेलू बाज़ार में प्रतियोगिता बढ़ेगी तो बहुत ही बेटर क्वालिटी के प्रोडक्शन होगा, और उससे हम कह सकते हैं कंज्यूमर को बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन मिलेंगे। इसीलिए डोमेस्टिक एरिया यानी घरेलू बाज़ार में प्रतियोगिता को बढ़ाना था। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी जो तकनीकी है उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना, उसको आधुनिक बनाना, ये मेन ऑब्जेक्ट था 1980 की पॉलिसी का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन हायर टेक्नोलॉजिकल एरिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनियोग को बढ़ाना, ताकि जो टेक्नोलॉजी एरिया है उनको हम डेवलप कर पाएँ, ठीक है। तो विदेशी विनियोग को भी बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्ट था।
टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन यानी उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी और उत्पादन उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना था। टू स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर बेस्ड बाय गिविंग प्रायोरिटी टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। देखिए, कृषि आधारित उद्योग को प्राथमिकता देकर कृषि को मजबूत करना इसका मेन ऑब्जेक्ट था 1980 का, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, आज के समय भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रोज़गार दे रहा है। वो सेक्टर आज भी प्राइमरी सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड भी है। तो उस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देकर उसको ग्रोथ करना, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। एंड लास्ट मेन फीचर्स क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्राइस एंड बैड क्वालिटी गुड्स, यानी कि जो उपभोक्ता है उसको संरक्षण देना ताकि उनसे हायर प्राइस यानी ज़्यादा प्राइस नहीं ली जा सके, और उनको बैड क्वालिटी गुड्स यानी कि जो बेकार सामान जो है, यानी कि जो बैड क्वालिटी है, बहुत नीचे की स्तर की जो उत्पादन है, उनको देकर उनके साथ धोखा नहीं हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में भी इस पॉलिसी में ध्यान दिया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो कि 1947 यानी भारत के आज़ाद होने के बाद आई थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1991 पॉलिसी यानी कि 1991 की नीति के क्या फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो मेन इसके कह सकते हैं जो पॉलिसीज़ आई उसके बारे में डिस्कस किया। ओके।